हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा नाम आयुषी है और मैंने बीकॉम एमकॉम की है हाल ही में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, और मैंने इसी साल 2022 में ही अपना क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट जेआरएफ विद 99.88 परसेंटाइल, और मेरा जो पेपर 2 है वो है कॉमर्स। तो आज की जो डिस्कशन रहने वाली है वो बेसिकली ये डिस्कशन रहेगी कि जो हमारी यूनिट है कॉमर्स, उसको हम डिकोड करते हुए चलेंगे। जैसा कि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था कि आपको जो आपके यूनिट्स हैं उन्हें डिकोड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि आप डिवाइड एंड डिकोड करें अपनी यूनिट्स को। तो आज मैं आपके लिए एक डिकोड कर रही हूँ अपनी जो पेपर 2 कॉमर्स है उस यूनिट को। तो उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हमने पेपर 1 की सीरीज स्टार्ट की है जो सुबह 8 बजे से 12 बजे तक होती है, जिसमें 4 एडुकेटर्स हैं हम, और चारों एडुकेटर्स एक एक यूनिट लेके चल रहे हैं। तो मेरी जो यूनिट है वो है मैथ्स एंड डीआई। अगर आप मैथ्स एंड डीआई पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 8 बजे, ठीक है, सुबह 9 बजे, सॉरी, सुबह 9 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मैथ्स एंड डीआई की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। फिर हमारा ये जो बैच है एटम बैच, जो पेड बैच है फॉर 2022-23 एग्जामिनेशन, तो आप जो भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, तो आप ये जो बैच है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कुछ फीचर्स जो आपको मिलेंगे वो क्या है, आपको एक कंप्लीट बैच मिलेगा पेपर 1 एंड पेपर 2 का। आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। इन केस आप लाइव क्लासेस मिस कर देते हैं या नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आपके पास रिकॉर्डिंग सेशन रहेंगे, तो आप रिकॉर्डिंग से उनको कवर कर सकते हैं। और आपको अगर कोई क्लास दोबारा देखनी है, कोई चीज़ आपकी मिस हो गई है, तो आप उनको भी पूरा कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के थ्रू। फिर उसके बाद है टेस्ट सीरीज़। आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पे आप ये देख पाएंगे कि आपको जितना काम करवाया गया है, जितना आपका सिलेबस हुआ है, जितनी आपकी प्रिपरेशन है, क्या वो एक्चुअल में आप उतना परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी है। फिर आपको मिलेंगे डाउट सॉल्विंग सेशंस, ठीक है, आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे कि अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप उनको सॉल्व करवा सकते हैं अपने एडुकेटर से। फिर 1-on-1 गाइडेंस मिलती है। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पे लैग कर रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर चीज़ को सही करने के लिए आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आप उसके लिए भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऐप है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसे प्ले स्टोर से। जेआरएफ अड्डा नाम से हमारी ऐप है, ठीक है। फिर हमारी जो ये टीम है, ये 8 लोगों की टीम है हमारी, जहाँ पे आपको पेपर 2 8 पेपर 2 मिलेंगे, ठीक है, जो कि क्या क्या रहने वाले हैं, एजुकेशन, ज्योग्राफी, संस्कृत, पॉलिटी, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड हिंदी एंड कॉमर्स, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो कोर्स की फीस रहने वाली है वो मात्र 7,000 रुपये है। और आपको अगर हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं तो बाय पोस्ट आपके घर तक वो डिलीवर किए जाएंगे, और उसकी जो कॉस्ट है वो है 2,000 रुपये। आगे चलते हैं। फिर कुछ फ्री लर्नर्स के लिए, अगर आपको फ्री मटेरियल चाहिए तो आप फिर उसके लिए भी हमारी ऐप है जो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको क्या मिलेगा, डेली क्विजेज मिलेंगी। फिर यूट्यूब क्लासेस की जो पीडीएफ होती हैं वो भी आपको इसी ऐप में मिलेंगी। आपके लिए काउंसलिंग सेशंस रखे जाते हैं जहाँ पे आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे क्यों परचेज़ करना चाहिए कोर्स, या क्या कुछ होगा नेट करने के बाद, कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगी, आपको वो भी बताया जाता है, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें और आपको रीज़न पता हो कि क्यों आप ये तैयारी करने में लगे हैं, क्यों आप नेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर अब जो आज का मेन थीम है वो है लेट्स डिकोड कॉमर्स। जो मेरी यूनिट है, जो मेरा पेपर 2 है, उसे हम डिकोड करते हुए चलेंगे, ठीक है। हम समझते हुए चलेंगे कि कॉमर्स में है क्या, जो यूनिट्स हैं वो किस तरह से हमारे पास हमारे सिलेबस में रखी गई हैं, क्या नीड है हमें उन यूनिट्स को करने की, ठीक है। तो हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। 10 यूनिट्स में जो हमारी एक यूनिट है इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, फर्स्ट यूनिट, इसमें इसकी क्या ज़रूरत है। आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। आप जब बिजनेस करते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप सिर्फ एक अकेली एंटिटी हैं और कोई नहीं है मार्केट में, आपके पास सारा सामान है, आप उनका यूज़ करके अपना बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता ना। आपको डीलिंग करनी पड़ती है, आपको ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं। तो जब आप कोई बिजनेस करते हैं, और इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ने का मतलब क्या है कि आपका जो बिजनेस है वो सिर्फ एक लोकल लेवल पे नहीं है। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जो बिजनेस है हमारा वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। जैसे ही हमारी LPG पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो इसने क्या किया ग्लोबलाइजेशन में ने कि हमारा जो भी ट्रेड है वो ओवर द बाउंड्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हम इंटरनेशनल बिजनेस हैं वो यूनिट पढ़ते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि कैसे आप डिफरेंट रीजन से आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें रहती हैं, कैसे मोड ऑफ एंट्री रहते हैं, आप कैसे एंटर कर सकते हैं। डिफरेंट थ्योरीज दी हैं थिंकर्स ने जो आपको बताती हैं कि आपको किस तरह से इंटरनेशनल बिजनेस करना है और क्या उसका फ़ायदा है। और जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं, जैसे WTO है, ठीक है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है,
ये सारी चीज़ें हम इंटरनेशनल बिजनेस में पढ़ते हुए चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक हम इसमें पढ़ते हुए चलते हैं। तो इसका मकसद क्या है इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ने का, कि हमें ये पता चले कि हम जो अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो हमें कैसे हेल्प कर सकता है। फिर बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स कि जहाँ आप बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ आपका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, उसकी सराउंडिंग्स, मतलब उसका इन्वायरमेंट कैसा है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, क्या क्या स्ट्रेंथ है आपकी, क्या वीकनेस है और क्या थ्रेट्स आ सकते हैं आपकी जो वीकनेस है स्ट्रेंथ है उनके बेसिस पे आप एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आप ये देखते हैं कि जो हमारी कंट्री है उसमें किस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही है। ठीक है, आपको क्रेडिट कैसे मिलता है, किस टर्म्स में मिलता है, वो सारी चीज़ें हम इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये पता लगा होगा कि इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों पढ़ना है हमने। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट जो आती है हमारे पास वो होती है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब आपको ये यूनिट क्यों करनी है? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में क्या होता है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, ये होती है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कि जो आपका बिजनेस है उसकी क्या पोजीशन है ये आपको बताती है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग पता होने से आपको क्या पता लगता है कि आपको कितना कॉस्ट लगा, आपने जो फाइनेंस लिया, आपने ले तो लिया, आपको कितना कॉस्ट पड़ा उसका। ठीक है, आपको कितने पैसे देने पड़े। तो सारा जो भी लेखा जोखा होता है ना हमारा, वो अकाउंटिंग में आता है। ठीक है, हम कॉस्ट देखते हैं, हम ये देखते हैं इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो सकती है, क्योंकि हमें जितना का पड़ा ऐसा तो नहीं है हम उससे कम रेट में बेचेंगे, हम ऊपर उसके प्रॉफिट लगाते हैं। सब चीज़ देखते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है, कैसे हमारी प्राइसिंग डिसाइड होती है, वो हम डिफरेंट यूनिट में देखते हैं। पर क्या चीज़ होती है एक्चुअल में, कितना हमें पैसा देना पड़ा है किसी चीज़ के लिए, वो हम देखते हैं अकाउंटिंग में। फिर ऑडिटिंग, कि जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं क्या वो सही बनाए हैं, ठीक है, उसमें कुछ गलती तो नहीं है, कुछ एरर तो नहीं कर दिया, तो इसके लिए हम ऑडिटिंग पढ़ते हैं। थर्ड हमारी यूनिट आती है बिजनेस इकोनॉमिक्स। आप एक चीज़ यहाँ ध्यान से देख पा रहे होंगे कि हमारी जो भी यूनिट्स हैं उसमें बिजनेस वर्ड यूज़ हो रहा है। बिजनेस वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कॉमर्स का मतलब होता है कि आपने कुछ प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, आपको पहले ये देखना है कि मुझे क्या प्रोडक्ट बनाना है, वो प्रोडक्ट बना के जब तक आप जिसके लिए आपने वो प्रोडक्ट बनाया है, मतलब एंड कंज्यूमर्स हैं जो, उन तक जब आप वो डिलीवर नहीं कर देते, तब से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक जो भी आपकी कुछ भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी कुछ भी आपको देखना होता है कि क्या कॉस्ट पड़ी, कहाँ से फाइनेंस आएगा, कैसे हमने मैनेज करना है, कहाँ से हम लोगों को लेंगे, लोग कैसे काम करेंगे। ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज हैं जो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट कैसे हम अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस डिसीजन लेने में, वो सभी चीज़, क्या हमारे स्टैट्स हैं, हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं कि क्या क्या हमारी पोजीशन है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं कॉमर्स में। तो यही रीज़न है कि कॉमर्स में क्या है, अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें ये सारी यूनिट्स पढ़नी पड़ती हैं। तो हमने थर्ड यूनिट देखनी है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या बेनिफिट है, हम क्यों पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स कॉमर्स में। तो जो भी हमारे बिजनेस के डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं इकोनॉमिक्स की थ्योरीज की एप्लीकेशन से। जो भी डिफरेंट इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं उनको अप्लाई करते हैं आप, उसके अप्लाई करने से जो भी आपके बिजनेस के डिसीजंस हैं उनको लेते हैं, जो भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करते हैं, फिर आप उसको पढ़ते हुए चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स भी समझ आ गया कि आपको क्यों पढ़ना है। फिर उसके बाद फोर्थ यूनिट अगर मैं बात करूं, क्या है, बिजनेस फाइनेंस। फोर्थ यूनिट इज बिजनेस फाइनेंस। अब बिजनेस फाइनेंस क्यों पढ़नी है? आपने डिसाइड किया कि आप कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, मार्केट में उसे सेल करेंगे। प्रोडक्ट कैसे बनेगा? विदाउट रिसोर्सेज तो नहीं बन सकता ना, बेसिकली विदाउट फाइनेंस तो नहीं बन सकता। फाइनेंस मीन्स मनी। फाइनेंस क्या होता है? इसे हम बोलते हैं लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस को सरवाइव करना है तो उसके पास फाइनेंस होना चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ आपको एक भी रुपया नहीं मिल रहा, आपको 10 साल तक अपना गुजारा करना है, तो आप कर पाओगे? अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप खाओगे क्या? ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर आपके बिजनेस के पास पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं है, तो वो काम कैसे करेगा? काम नहीं कर पाएगा। तो ये रीज़न है कि हमें बिजनेस फाइनेंस पढ़ना होता है। हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, डिफरेंट सोर्सेज। मेनली 3 तरह के डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं। वो 3 तरह के डिसीजन क्या क्या होते हैं? फर्स्ट होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन कि हम कहाँ से पैसा लेंगे, क्या उसको पैसा लेने की कॉस्ट आएगी, क्योंकि आप कहीं से भी पैसा लेते हैं तो कोई अपना पैसा ऐसा फ्री में तो देता नहीं है, तो उसकी कुछ ना कुछ आपको कॉस्ट देनी होती है। तो हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगी। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि कितने प्रोपोर्शन में आपको लेना है। आपने कहीं से लोन लिया, आपने खुद का पैसा लगाया, आपने कहीं से इक्विटी शेयर लिए, ठीक है, इक्विटी कैपिटल ली,
तो आप अलग अलग जो डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करते हैं तो उनकी अलग अलग कॉस्ट होती है। तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ये पता लगता है कि किसकी कितनी कॉस्ट है, और आपको फिर ये पता लगता है कैपिटल स्ट्रक्चर में कि आपको कितना प्रोपोर्शन लेना है ताकि आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम हो और जो वैल्यू ऑफ फर्म हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो ये बिजनेस फाइनेंस में फर्स्ट डिसीजन लेते हैं हम, फाइनेंसिंग डिसीजन। सेकंड डिसीजन जो मेजर डिसीजन होता है वो होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजंस मीन्स कि आपको जो आपने फाइनेंस प्रोक्योर किया उसको आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ताकि आपको बेटर रिटर्न मिले। अब इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी फाइनेंस लिया, पैसा आया, एंटर किया आपके बिजनेस में, अब आपने उसको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कहाँ पे करोगे, फिक्स एसेट्स में, प्रोजेक्ट्स में, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देखोगे कि आपको डे टू डे खर्चे हैं जो आपके, उनको पूरा करने के लिए आपको कितना फाइनेंस चाहिए। अब ये देखोगे कि वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करनी है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स आपने देख लिए कि कैसे करना है, ये चीज़ें होगी। फिर उसके बाद थर्ड डिसीजन होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है कि आपने पैसा लिया, उसको कहीं पे इन्वेस्ट किया, वहाँ से अर्निंग की, अर्निंग करने के बाद आपके पास जो पैसा आया उसको अब आपको कैसे डिवाइड करना है, एज अ डिविडेंड देना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को या आपको एज अ रिटेन्ड अर्निंग रखना है। तो ये आपका एक मेजर डिसीजन होता है जो आपको वो भी देखना होता है। तो ये जो बिजनेस फाइनेंस यूनिट है आप इस तरह से वो करते हुए चलते हैं, ये इसकी एक मेजर रिक्वायरमेंट है हमारे कॉमर्स के लिए, तो इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो आई होप आपको जो ये 4 यूनिट्स मैंने डिकोड की हैं कि इनकी नीड क्यों है तो वो समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारी जो 5th यूनिट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसकी क्या नीड है, मैंने आपसे एक बात की थी कि हम कुछ भी जो मैंने एक आपसे बात की थी कि जब आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ना है हमें ये देखना ना, तो मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था, आप ये देखते हो कि आपका प्रोडक्ट, कुछ आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, जिसकी उसकी रिक्वायरमेंट है ना किसी को, तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखते हो, रिसर्च करते हो मार्केट में कि मुझे क्या चीज़ बनानी है। ठीक है, कोई चीज़ मैं बनाऊँ तो उसका क्या, उसका वो फिजिबल है वो चीज़ कि वो बिकेगी, तो ये चीज़ आप देखते हैं। तो यहाँ पे आप रिसर्च यूज़ करते हैं। रिसर्च कैसे यूज़ करते हैं, डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके, सैम्पलिंग टेक्निक्स का यूज़ करके आप देखते हैं कि अगर कोई चीज़ मैं बनाना चाह रहा हूँ, आप पायलट स्टडी करते हैं, आपको लगा कि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपने सोचा इसको बनाने का, पर आप चेक करते हैं फिजिबिलिटी कि क्या वो फिजिबल है, एक्चुअल में वो चलेगी चीज़ जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, क्या वो चलेगा। तो आप करते हैं पायलट स्टडी, आप उसको कुछ नंबर ऑफ पर्सन है उस पर ट्राई करते हैं पहले, अगर वो वहाँ पे सही चलता है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये फिजिबल है तो आप उसको लॉन्च कर देते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। फिर स्टैट्स दूसरा क्या होता है, जब हम इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ते हैं जो, उसमें होता है कि आप देखते हैं स्टैट्स मतलब स्टेटस। स्टेटस मीन कि प्रेजेंट पोजीशन क्या है, अब आपके बिजनेस की आपको पोजीशन देखनी है कि आपका कितना, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको बेच रहे हैं, उसके बाद क्या प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है आपका, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट है जो ऑन एन एवरेज बिकता है कि ये प्रोडक्ट तो सेल हो ही जाता है, वो सारी चीज़ें। अब इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन देखते हैं, आप ये देखते हैं कि कितना डेविएशन आया, कि लास्ट ईयर मैंने जो जितनी सेल की थी अगले साल मैंने कितनी सेल की, तो उसमें कितना डेविएशन आया। अब वेरियांसेस चेक करते हैं कि कितना वेरियांस आया, कितना, क्या मेरा प्रोडक्ट है जो उसकी सेल है कंसिस्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम देखते हुए चलते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में। और हम स्टैट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो मैंने बताया जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियांसेस, मीन मोड, मीडियन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम स्टैट्स में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं स्टैट्स में। प्रोबेबिलिटी मीन्स कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ तो क्या उसके अकरेंस के कितने चांसेस हैं। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं एक प्रोडक्ट बनाना चाह रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 20% है, तो मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ है वो मैंने बनाई तो 20% चांसेस हैं कि वो अच्छा चलेगी, बट 80% चांसेस हैं कि वो अच्छा नहीं चलेगी। तो ये चीज़ें भी हमें प्रोबेबिलिटी की टेक्निक्स यूज़ करके पता लगता है, तो इसीलिए हम पढ़ते हैं बिजनेस स्टैट्स। तो आपको इंपॉर्टेंस पता लगी होगी कि बिजनेस स्टैट्स क्यों पढ़नी है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास 6th यूनिट जो है BMHRM के नाम से हम जानते हैं, दैट इज़ बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब आप देखते हैं कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, आपने ये देख लिया फाइनेंस कहाँ से आएगा, ठीक है, ये देख लिया कि कैसे कैसे ट्रांजैक्शन होगी सारी अकाउंटिंग में, इकोनॉमिक टेक्निक्स देख ली, ठीक है, इकोनॉमिक्स की जितनी टेक्निक्स थी वो अप्लाई कर ली। अब आपने देखना है आपने अपने बिजनेस को मैनेज करना कैसे है, किस तरह का वहाँ इन्वायरमेंट रहेगा, क्या क्या अथॉरिटीज़, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, जो हमारी टॉप क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, जो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनकी क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
किस तरह से वो बातचीत करेंगे, क्या उनमें फॉर्मल रिलेशन ज़्यादा होंगे, इनफॉर्मल होंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, डिविजनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ये सारे मैट्रिक्स जो फॉलो करते हैं, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो चीज़ सारी, ठीक है। हम ये देखेंगे कि गैंग प्लैंक हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी डिफरेंट हमारे 14 प्रिंसिपल्स हैं, जो बहुत फेमस वो हुए हैं थ्योरिस्ट, उन्होंने दिए हैं, हेनरी फ्योल हैं, जैसे FW टेलर हैं। हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हुए चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम मोटिवेशनल थ्योरीज की बात करते हुए चलेंगे कि किस तरह से जो लोग हैं वो कैसे परचेज करना पसंद करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे कि कंज्यूमर एक्चुअल में चाहता क्या है, कैसे उसकी नीड को पूरा किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हुए चलते हैं। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं कि जो हमने अपने बिजनेस के लिए ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ किया है, अब उसको मैनेज कैसे किया जाए, ठीक है। अब उसको किस तरीके से मोटिवेटेड रखा जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये बिजनेस मैनेजमेंट और HRM में हम चीज़ देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना इज़ अ टीडियस टास्क, ठीक है। आपको हर टाइम अपने जो भी आपकी वर्क फोर्स है उसे मोटिवेटेड रखना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम पढ़ते हैं बिजनेस मैनेजमेंट और HRM में। फिर हमारी 7th यूनिट आती है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसको क्यों पढ़ना है? बैंकिंग की क्या रिक्वायरमेंट है? बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। मैंने बिजनेस फाइनेंस में बात की कि आप लोन लेंगे, इक्विटी शेयर इशू करेंगे, पैसा कहीं और से लगाएंगे, डिबेंचर इशू करेंगे, तो एक्चुअल में पैसा देगा कौन? बैंक्स के थ्रू आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही इसीलिए किए गए हैं ताकि आप क्या कर सकें, उनसे लोन ले सकें, उनसे फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकें। तो हमें ये भी पढ़ना है कि कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, कितने रेट पे प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, कैसे हमारा बैंकिंग सेक्टर काम करता है, कितने तरह के हमारे पास बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, कमर्शियल बैंक, फिर उसमें सेंट्रल बैंक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर डेवलपमेंट बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हम पढ़ेंगे, पेमेंट बैंक्स हैं, कैसे कैसे हमारी इतनी ज़्यादा क्या और ये बैंकिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है, किस तरह से अब वो लोन प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह से हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। डिफरेंट टेक्निक्स हैं ये, जैसे RTGS है, ठीक है, उसका यूज़ कर सकते हैं हम, NEFT यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र EFT यूज़ कर सकते हैं, IMPS का यूज़ कर सकते हैं। अब ओवर द कंट्रीज़ जब हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल बिजनेस में कि हम सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज़ में नहीं काम कर रहे हैं, अब हम ग्लोबली काम कर रहे हैं, तो जब हम ग्लोबली काम करते हैं तो वहाँ पे भी हम डिफरेंट कंट्रीज से भी प्रोक्योर कर सकते हैं ना फाइनेंस। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, स्विफ्ट का यूज़ करते हैं कि कैसे अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको क्या चाहिए, आपको फंड चाहिए, तो आप कैसे बैंकिंग की सहायता ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, डेवलपमेंट बैंक, IDBI, SIDBI, ठीक है, नाबार्ड, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हुए चलते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो आपको यहाँ से क्या पड़ता है, स्टैटिक पोर्शन सबसे ज़्यादा आता है कि कौन सा बैंक कब बना था, किस कमेटी ने किस चीज़ की रिकमेंडेशन की दी थी, ठीक है। PJ नायक कमेटी थी, ठीक है, डिफरेंट और कमेटी थी, नचिकेत मोर कमेटी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। फिर इसके बाद 8th यूनिट आपकी आती है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है ये क्यों पढ़ना है? मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको ये पता लगता है कि आपको प्रोडक्ट चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए, क्या आपके कस्टमर्स की डिमांड है। आप रिसर्च करते हैं कि आपको कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो किस तरीके से वो बनाना चाहिए, ठीक है, कैसे बनाना है, कैसे उसको डिलीवर करना है ताकि जो कंज्यूमर है वो उसे परचेज करे। हाउ टू परसुएड पीपल, हम यहाँ पे सारी चीज़ें सीखते हैं कि कैसे हमें परसुएड करना है अपने कस्टमर्स को, हमने कस्टमर कैसे बनाने हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको हमें कैसे कन्वर्ट करना है हमारे रेगुलर कस्टमर्स में। यहाँ पे हम सारी चीज़ें, डिफरेंट थ्योरीज हैं कि किस किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को पिच करें ताकि लोग उसे परचेज करें, ठीक है, लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएं अपना। तो ये सारी चीज़ें, हम सारी टेक्निक्स यहाँ पे पढ़ते हुए चलते हैं। फिर हमारा 9th यूनिट आती है हमारी, इसको लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नाइन्थ यूनिट क्या है हमारे पास? 9th यूनिट इज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। अब हमने पढ़ लिया सारा कैसे करना है, क्या करना है। अगर हम उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ही फॉलो नहीं करेंगे जहाँ पे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे हमारा बिजनेस,
अगर मैं उसकी लीगल जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो नहीं करूँगी तो मेरा एक बिज़नेस सक्सेसफुल बिज़नेस नहीं होगा। आपको यहाँ पे सिखाया जाता है कि आप कैसे कंपटीशन एक्ट है कि किस तरीके से आपको बिजनेस करना है, किस तरीके से आपको कंपटीशन रखना है अपने राइवल्स के साथ, ठीक है। राइवल्स इन द सेंस कि जो सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ आपको कैसे अपना कंपटीशन करना है। आपको अपनी पोजीशन का डिसएडवांटेजली यूज़ नहीं करना, ठीक है, अब्यूज़ नहीं करना, अपनी पोजीशन को यूज़ नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनाना मतलब कि जब आप कुछ भी बिजनेस करते हैं, कुछ डील करते हैं, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं ना, दो पार्टीज, तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, कोई कोर्जन ना हो, ठीक है, फ्रॉड वगैरह ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, और जो पार्टीज हैं वो कम्पीटेंट हो। ऐसा ना हो कि आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं और वो माइनर आपको क्या दे सकता है, वो प्लीड कर सकता है अपनी माइनॉरिटी, मतलब वो बेनिफिट ले सकता है अपनी माइनॉरिटी का। तो आपको ये भी देखना है कि ये जो पर्सन है जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या वो कम्पीटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हमने देखनी है। फिर हम देखते हैं IPR पढ़ते हैं कि जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि आपने कुछ बिजनेस किया, आपने कुछ न्यू फार्मूला बनाया तो उसको आप पेटेंट करवा लेते हैं, ठीक है। कोई कॉपीराइट है वो चीज़ आप ले लेते हैं, कुछ अगर कोई और पर्सन उसे यूज़ करता है तो कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं कि आपको बिजनेस ऑपरेट कैसे करना है, आपको एक अच्छे वे में अपने बिजनेस को लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने बेनिफिट के लिए किसी और को नुकसान पहुँचाएं। तो आपको सारे जो भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं आपके बिजनेस के वो ध्यान में रखने हैं और उनको ध्यान से करते हुए चलना है, ठीक है, ध्यान से फॉलो करना है और फिर अपने बिजनेस को ऑपरेट करना है। 10th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम, इनकम टैक्स एंड टैक्स प्लानिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इस यूनिट में हम देखते हैं कि हमें इनकम टैक्स कितना पे करना है, ठीक है। इनकम टैक्स मतलब आपने जो भी बिजनेस किया, डिफरेंट सोर्सेज से आपने पैसा इकट्ठा किया, उस पैसे पे अब आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है, क्योंकि आपका बिजनेस एक सोसाइटी में क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। तो अब उस सोसाइटी ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं, सब कुछ दिया है, रिसोर्सेज क्या, मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, सब दिया ना, आपको जगह दी काम करने की, तो आपने पैसा कमा लिया। उस पैसे पे अब गवर्नमेंट क्या चार्ज करती है, इनकम टैक्स चार्ज करती है। इनकम टैक्स चार्ज करने का मतलब कि जो आप इनकम अर्न करते हैं उसका कुछ प्रोपोर्शन आपको गवर्नमेंट के ट्रेजर में देना है, गवर्नमेंट के खजाने में देना है, ताकि वो जो पैसा है उसका गवर्नमेंट यूज़ करके कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर सके, उसको कोई ऐसा जगह पे लगाया जा सके जहाँ पे हमारी नेशन की डेवलपमेंट हो सके। तो होती है इनकम टैक्स। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, जो पर्सन है जिस पे टैक्स लगाया जा रहा है, सबसे पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है कि क्या वो इंडिया का रेजिडेंट है। अगर वो इंडिया का रेजिडेंट है तो उसे कुछ छूट दी जा रही है क्योंकि वो इंडिया का रेजिडेंट है, इंडिया के लिए काम कर रहा है। फिर देखते हैं अगर नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है तो क्या होगा, उस पर टैक्सेस लगेंगे, बट कैसे लगेंगे, जो उसने हमारी कंट्री में से सामान लिया उस चीज़ पे, क्योंकि वो रेजिडेंट किसी और कंट्री का है तो वहाँ पे वो कुछ और टैक्सेस देगा, अकॉर्डिंगली टैक्सेस देगा। तो यहाँ पे हम रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से उसने पैसा कमाया। 5 हेड हैं हमारे पास। सबसे पहला हेड है सैलरी, सेकंड हेड है हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हेड है PGBP मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर उसके बाद हमारे पास फोर्थ हेड है कैपिटल गेन, फिफ्थ हेड है अदर सोर्सेज। जो ये 4 सोर्सेज में नई चीज़ आती उसे हम डाल देते हैं अदर सोर्सेज में। सोर्सेज ऑफ इनकम अगर कोई पूछे तो वो हैं बहुत सारे, कहीं से भी आप पैसा कमा सकते हो, बट 5 हेड जो इनकम टैक्स में डिवाइड किए गए हैं, जो बताए गए हैं, वो 5 हेड हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये देखना होता है कि इनकम की डेफिनेशन क्या है, क्या चीज़ मेरी इनकम मानी जाएगी। पर्सन की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। पर्सन का क्या मतलब है, पर्सन का मतलब ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल, नो, पर्सन में कंपनी भी आ रही है, फर्म भी आ रही है, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ भी आ रही हैं, ठीक है, LLP आ रही है, और हमारे साथ साथ BOP, AJP ये सब आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, पर्सन की डेफिनेशन आती है, वो हमें पढ़नी है। फिर उसके बाद डिफरेंट और भी टॉपिक्स हैं, वो भी करते हुए चलना है। कैसे हमें कॉर्पोरेट को कितना स्लैब रेट्स हमने पढ़नी है कि कॉर्पोरेट है तो कितना टैक्स परसेंटेज लगेगा, ठीक है। अगर हमारी फर्म है तो उस पर क्या स्लैब रेट अप्लाई होंगी, जो इंडिविजुअल है उस पर क्या स्लैब रेट अप्लाई होंगी, सीनियर सिटीजन को क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या एग्जम्पशंस मिलती हैं, अगर हम कहाँ इन्वेस्ट करें तो हमें एग्जम्पशंस मिलती हैं, क्या क्या डिडक्शंस मिलती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इनकम टैक्स में पढ़ते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने पढ़नी क्यों है कॉमर्स, कॉमर्स में क्या क्या जो यूनिट्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि वाई आई शुड स्टडी तो आप नहीं पढ़ पाओगे। बट अब मुझे लगता है कि मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि वाई यू शुड स्टडी कॉमर्स और वाई यू शुड स्टडी दीज 10 यूनिट्स इन कॉमर्स।
तो आई होप आपको ये आइडिया लगा होगा। आज की क्लास का यही मोटिव था कि आपको ये बताया जाए कि क्यों आपको पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से वो कवर होती चलती हैं। अभी मैं एक और सीरीज़ लाऊंगी जिसमें पर्टिकुलर यूनिट होगी जो उसको डिकोड करेंगे, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको डिकोड करते हुए चलेंगे। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा, आज की क्लास में मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही था, आज तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, डिकोड करना था आपके लिए। और एक और चीज़ बता दूं, अभी मैं कमिंग सैटरडे को एक मैराथन ला रही हूँ। मैराथन होगी हमारी ऑन JRF अड्डा, JRF अड्डा चैनल पे मैराथन होगी, ठीक है। तो उस मैराथन का आप पार्ट बनिएगा, आपको समझ आएगा कि किस तरीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको फिल्टर किया मैंने और किस तरीके से उनको पढ़ना है, ठीक है। टॉप 10 टॉपिक्स पढ़ेंगे, टॉप 10 टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उनमें से 10 क्वेश्चन गारंटीड आपको एग्जाम में मिलेंगे, ये मेरी श्योरिटी है। तो उस तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें स्टूडेंट्स। और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपको यहाँ पे सीखने को मिला है, कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है आपकी रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करिएगा कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ सीखने को मिली। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं आपसे मैराथन सेशन में। और एक और चीज़ बता दूँ आपको, हमारी पेपर 1 की सीरीज़ तो स्टार्ट हो ही रही है और फ्री में है ये। अगर आपको लेना है जनरल पेपर की क्लासेस तो आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा एटम बैच है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी क्लासेस 2 दिसंबर से स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।